प्रिय छात्रों, हम लोग आज के क्लास में मुगल राजपूत संबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं। मुगल राजपूत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा संबंध था जिस संबंध ने न सिर्फ मुगलों को लाभ दिया बल्कि राजपूत शक्तियां भी लाभान्वित हुई इससे, और उनका एक लंबे समय का जो संघर्ष था वो समाप्त हुआ। जैसा कि पढ़ाने से पहले पूर्व में थोड़ा पृष्ठभूमि बता दें कि राजपूत प्राचीन काल से एक जाति के रूप में नहीं, हम लोग पूर्व मध्यकालीन भारत में पढ़ चुके हैं राजपूतों के उदय में कि ये 8वीं शताब्दी में एक जाति के रूप में उदित हुई। ये अलग बात है कि क्षत्रिय के रूप में वर्णाश्रम व्यवस्था में एक जाति थी जो देश की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहती थी, लेकिन जो क्षत्रिय थे वो सभी के सभी क्षत्रिय राजपूत थे, लेकिन सभी राजपूत क्षत्रिय नहीं। तो इस तरीके से पढ़ाने से पूर्व भी ये बता दें कि राजपूत एक भिन्न जाति थी जो क्षत्रिय हो भी सकती थी और क्षत्रिय नहीं भी हो सकती, क्योंकि उत्पत्ति के क्रम में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि इसका एक वर्णीय उत्पत्ति तो था ही, साथ ही साथ बहुत सारे कबायली समूह जो राजतंत्र में शक्ति के अधिकारी हुए वो भी राजपूत बन गए। बहुत सारे लोग जो वाणिज्य व्यवसाय में काफी पैसा कमा करके राज्य शक्ति का उपभोग किया वो भी राजपूत बन गए। कुछ जनजातीय पृष्ठभूमि के लोग वो पूरे के पूरे ट्राइब्स थे, लेकिन उनके जो लोग राजा बने तो वो भी राजपूत बन गए। तो हम पूर्व में ही एक मिश्रित उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं, और ऐसे परिस्थिति में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से लेकर के मुगलों के आगमन तक राजपूत भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी। इनकी बहुत सारी रियासतें थी और भारत के विभिन्न खंडों को अलग अलग रियासतें संचालित करती। दिल्ली सल्तनत के काल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को जो भारत में प्रतिरोध झेलना पड़ा वो भारत की राजपूत शक्तियां ही थी जिनसे उनका संघर्ष था। और इस संघर्ष में कभी सुल्तान जीतता था, कभी राजपूत जीतते थे। शक्तिशाली सुल्तानों के दौर में राजपूत शक्तिहीन हो जाते थे, लेकिन निर्बल सुल्तानों के दौर में राजपूतों की रियासतें पुनः उदित हो जाती थी। तो ये उधेड़ बुन जो चलता रहा, ये मुगलों के आगमन के बाद बाबर और हुमायूं के दौर में भी चलता रहा। इसका अस्थायी समाधान इस उधेड़ बुन का या राजपूत और मुगल संघर्ष का समापन अकबर ने किया और एक स्पष्ट नीति अपनाई, जिस नीति के कारण भारत में चिरस्थायी शांति की स्थापना हुई। तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग आज की क्लास में मुगल राजपूत संबंध को देखेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो राजपूत शक्तियां थी वो संघर्षशील, ठीक है। और बाबर तथा हुमायूं इनके समय में भी जो राजपूत शक्तियां थी वो संघर्षशील, यानी
तुर्कों के साथ भी इनकी मित्रता नहीं हुई और बाबर और हुमायूं के साथ भी इनकी मित्रता नहीं हुई, और उसके वजह से संघर्षों का एक लंबा दौर चला हमारे देश में। लेकिन राजपूतों के साथ जो अगला संबंध निर्धारित हुआ वो अकबर के काल में। अकबर के द्वारा एक स्पष्ट राजपूत नीति अपनाई। और इस स्पष्ट राजपूत नीति का जो कारण था वो ये कि अफगानों से शत्रुता थी। दूसरा, मिर्जाओं का विरोध। तीसरा, स्थानीय तत्वों से सहयोग की अनिवार्यता। और चौथा, ये शासन को सार्वभौम रूप देना। तो अब देखिए आगे आपको समझना ये है कि अकबर ने आखिर एक स्पष्ट राजपूत नीति क्यों अपनाई। अकबर क्यों मजबूर हुआ राजपूतों के प्रति एक पॉलिसी अपनाने के लिए। तो अकबर ने इस बात को देखा, सबसे पहला इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ देता हूं और जिसको पहले समझाता हूं कि पूर्व के दृष्टांत। तो पूर्व के दृष्टांत अकबर के सामने था। अकबर के सामने पूर्व के दृष्टांत में 300 वर्षों का इतिहास था। उसने देखा इस बात को कि 300 वर्षों के इतिहास के दौरान राजपूतों ने तुर्कों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और जब तुर्क मजबूत होते थे तो राजपूत थोड़े दब जाते थे। लेकिन जैसे ही तुर्कों की सत्ता कमजोर होती थी, राजपूत रियासतें पुनः उदित हो जाती थी और प्रयास करते थी कि तुर्क जो है भारत से चले। तो इस तरीके से यह बात साबित हो गया था कि जो तुर्कों की संघर्ष की नीति थी राजपूतों के साथ, वो संघर्ष की नीति जो है सफलीभूत नहीं। आप संघर्ष से युद्ध करके राजपूतों को नहीं दबा सकते। ये 300 वर्षों में ये बात साबित हो चुकी। अब उसके बाद जो इसके पूर्वज थे यानी बाबर और हुमायूं, तो बाबर के समय में तो नहीं, लेकिन हुमायूं के समय में एक घटना घटी। आपको याद होगा कि जब हुमायूं दोहरिया का युद्ध लड़ रहा था, यानी 1532 ईस्वी में, तो उसको मेवाड़ की एक महारानी थी जिसका नाम कर्णवती था। वो अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका बनकर के शासिका थी मेवाड़ की उस समय, हुमायूं के समय में। बहादुर शाह मेवाड़ के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। बहादुर शाह चाहता था कि हम मेवाड़ को अधिकृत कर ले ताकि हमारी पहुंच दिल्ली तक हो जाए। वो दिल्ली का बादशाह बनना चाहता। और हुमायूं का दुश्मन बहादुर शाह भी था जो गुजरात का शासक। तो ऐसी परिस्थिति में रानी कर्णवती ने
हुमायूं के पास राखी भेजी थी अपना भाई बनाने के लिए। किस वजह से? कि दोनों का समान शत्रु है बहादुर शाह, इसलिए हम लोग मिल जाते हैं और बहादुर शाह का अंत करते हैं, ताकि आपका भी शासन सुरक्षित रहे और हमारा भी शासन सुरक्षित रहे। तत्कालीन परिवेश के अनुसार अगर देखा जाए मुन्ना भाई, तो ये कर्णवती का बहुत दूरदर्शी प्रस्ताव था, जिससे दोनों को लाभ था। कहा जाता है कि हुमायूं इतने अच्छे शर्त के साथ तैयार भी हो गए, लेकिन उसके दरबार में जो मुल्ला लोग थे, उन लोगों ने इस बात को समझाया कि एक मुसलमान के विरुद्ध आप एक हिंदू का साथ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सिर्फ इस कारण से जो है उसने कर्णवती के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। परिणाम क्या हुआ कि वही बहादुर शाह उसके पतन का कारण हुआ। बहादुर शाह ने हुमायूं के शक्ति को काफी कम कर दिया। अगर उसकी शक्ति कम नहीं होती तो दूसरा जो उसका प्रतिद्वंदी था शेर खां, हो सकता था कि जीत जाता उससे। तो बहादुर शाह से संघर्ष के क्रम में जो हुमायूं की शक्ति कमजोर हुई, उसकी परिणति ये हुआ कि हुमायूं शेर खां से हारे। इसमें और भी कारण मिले जुले थे, लेकिन इतना तो आप तय मानिएगा ना कि अगर कर्णवती के प्रस्ताव से बहादुर शाह को हरा दिया जाता तो हुमायूं की एक जीत होती, उसकी शक्ति में वृद्धि होती, और प्लस कर्णवती भी तो इसका साथ देती। बाद में जब कर्णवती के राज को हुमायूं बचाता, तो शेर खां से जब संघर्ष होता हुमायूं का, तो चूंकि कर्णवती का ये साथ दे चुका था, दोनों में मैत्री संधि हो चुके थे, तो फिर कर्णवती भी साथ देती, तो हो सकता था कि हुमायूं शेर खां को पराजित कर देता, इसको निर्वासित जीवन व्यतीत नहीं करता। तो एक ऐसा दृष्टांत था जिसने अकबर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि हमारे पिता ने भूल की, और उस भूल की सजा उनको 15 वर्ष का निर्वासन झेलना पड़ा। ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी, उनकी सत्ता पुनः स्थापित, वरना हम तो आज शासक नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिंदा जी पूर्व के दृष्टांत से वो बहुत प्रभावित। ये क्लियर हो गया। अब सिर्फ राजपूतों के प्रति स्पष्ट नीति अपनाने के लिए सिर्फ पूर्व के दृष्टांत ही उत्तरदायी नहीं, बल्कि कुछ और कारण, जैसे अफगानों से शत्रुता। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से जलालुद्दीन खिलजी के समय में भारत में आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या जो है बढ़ती चली गई। जब सैयद वंश का पतन हुआ और बहलोल लोदी शासक बना और लोद वंश की स्थापना की, तो उसके शासन काल में इतिहासकार अफगानों का भारत में आगमन की तुलना चींटियों से की। इससे चींटी एक लीक में कहीं जाते हैं, वैसे बहलोल लोदी के समय में अफगान जो है वो एक चींटी के समान जो है भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये अफगान का अस्तित्व पहले से था, बल्कि बलबन के समय से कह लीजिए। बलबन ने अफगानों को बुला करके मेवातियों को समापन के लिए उसने भगवानपुरा में जो है पुलिस चौकी बनाई और उसको दे दिया था अफगानियों के हाथ में। जलाल खिलजी के समय में भी बहुत सारे अफगानी आए, लेकिन बृहद पैमाने पे जो है इतनी तादाद में कि एक शक्ति बन जाए, वो बहलोल लोदी के समय। तो ये पूरा जो इलाका आप देखते हैं ना पूर्वी भारत का, ये इनका गढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में बाबर ने सत्ता स्थापित कर ली, लेकिन अफगान दमित नहीं हुए। अफगानों ने मुगलों के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया। लास्ट में चल करके जहांगीर ने उसे समझौता किया है, और जहांगीर के काल में जब उसको मुगल मनसबदार बनाया गया, तब अफगानों का विद्रोह जो है वो समाप्त हुआ। तो इसका मतलब कि अकबर को पूरा भयंकर सामना करना पड़ रहा था अफगानों के विद्रोह को। और ये पूर्वी उत्तर भारत जो है बहुत छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था, बहुत बड़ा क्षेत्र। और ये किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे कि हम मुगल सत्ता को स्वीकार करें, हम शेरशाही सत्ता को ही स्थापित करें। तो ऐसे में उनके सौधर्मी जो थे वो उनके काफी बड़े शत्रु थे। राजपूत शत्रु नहीं थे मुगलों, सबसे बड़े शत्रु कौन थे? और दूसरा,
मिर्जा भी उसके शत्रु थे। ये मिर्जा कौन था? तो मुगलों के जो संबंधी थे, अकबर के जो रिश्तेदार थे, जो शासक नहीं बन पाया, उसी को मिर्जा बोला जाता है। आपको याद होगा, हम पढ़ाए थे बाबर को, जब पढ़ा रहे थे कि बाबर ने 1504 में जो है वो काबुल को जीतने के बाद मिर्जा के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण की। तो इसका अर्थ क्या हुआ था कि वो सभी मिर्जाओं से ऊंचा हो। इसका मतलब क्या था कि मुगलों के यहाँ मिर्जा सबसे बड़ी उपाधि, मतलब मिर्जा का मतलब कि वो शासक। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके अपने सगे संबंधों की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया था, लेकिन ये अंकुश मात्र था। उनकी जो भावना थी वो समाप्त नहीं हुआ। तो अकबर के समय में आपको याद होगा कि अकबर ने गुजरात अभियान जब किया था तो उसका सबसे द्रुतगामी अभियान माना जाता है, और 2 अभियान उसको करना पड़ा था। एक बार गया तो मिर्जाओं को हराया, वापस आया, 6 महीना में फिर लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो फिर दोबारा गया, दोबारा दबाया उसको। बीच में आपको एक हुआ कि जौनपुर में अकबर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जौनपुर में एक मौलवी ने अपने आप को मेहंदी घोषित कर दिया था कि हम मेहंदी हैं, और उस समय जो अकबर का चचेरा भाई था, जो काबुल का शासक था, उससे संबंध बड़े अच्छे हो गए थे, और उसने दावत दिया था कि तुम आओ, हमारे अनुयायी बहुत है और सभी को हम कह देंगे तो अकबर को कोई शासक नहीं मानेगा, तुम हल्का फुल्का आक्रमण करने के बाद जो है वो बादशाह में बन जाओगे। तो उस षड्यंत्र को मान सिंह ने विफल किया। इस तरीके से उनके अपने सगे संबंध में एग्जाम्पल देके यही बताना चाहते हैं आपको कि अकबर के अपने सगे संबंधी भी उसका साथ नहीं दे रहे। तो जो सौधर्मी था अफगान वो विरोधी, जो अपना रिश्तेदार था मिर्जा वो विरोधी, तो फिर अकबर करता क्या? बात समझिए। अगर आप भी शासक वर्ग हैं और इस प्रकार के विरोध का सामना आपको करना पड़ रहा अपने लोगों का, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि आपका ध्यान किसी तीसरे पक्ष की ओर जाए। अब इन सब बातों के होते हुए सब चल ही रहा था कि एक बात और जुड़ती है कि स्थानीय तत्वों का सहयोग की अनिवार्यता। मतलब आप तो थे विदेशी, ठीक है, उस समय ये संकल्पना देश विदेश की उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी अब है, ये हम मानते हैं। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं कि उस समय विदेशी का क्या था कि साहब जो दूसरा गांव से भी आया तो उसको भी लोग विदेशी बोलते हैं। तो ये अपनी जगह पर सही है, उस पर हमको बहस नहीं करनी है। लेकिन ये भी तो एक वास्तविकता था कि जो शासक वर्ग था उसके लिए तो विदेशी ही था। एक शासक वर्ग अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के शासक वर्ग को विदेशी ही मानता था। इस नदी के बाद इस इधर नहीं आओ, मेरा सीमा है ये। तो वैसे परिवेश में जो है ये तो थे विदेशी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे स्थिति में ये अनिवार्य था कि वो अपने आप को स्थानीय साबित करे, तभी उसको स्थानीय समर्थन मिलेगा। तो स्थानीय साबित कैसे करेगा कि स्थानीय लोगों से उनका प्रगाढ़ संबंध बन जाए। आप ही लोग में होता है, कोई दूसरे मोहल्ले का है, नहीं आता है कभी आपके मोहल्ले, और आया तो आप उसको परदेसी के रूप में देखते हैं, लोग बाहर के हो गए। लेकिन कोई दूसरा ही मोहल्ले का है लेकिन बढ़ती दिन आता है, तो अधिकांश लोग ये मानने लगते हैं कि इसी मोहल्ले का है। या कोई बात अगर इस तरह का फ्रिक्शन का होता है तो बोल रहा है तुम तो हम लोग में से हो, तुम तो बराबर आते जा रहा है। तो ये सिस्टम उस समय भी लागू हुआ था। तो ये रह रहे थे, तो आप दूसरे मोहल्ले में कब जाते हैं कि जब किसी से परिचय हो। ऐसे खाली घूमते रहिएगा तो ठुका जाइएगा, तो लगता है चोर है, किसी का साइकिल लेके भागेगा या लाइन मारने आ रहा है, कुछ तो बात है।
तो इसलिए स्थानीय कॉपरेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो अकबर को भी स्थानीय कॉपरेशन चाहिए था। तो अगर राजपूत उसके मित्र बन जाते, सहयोगी बन जाते, तो यहाँ के लोकल हो जाते नहीं। तो अपने चूंकि उसके दुश्मन हो गए थे, इसलिए स्थानीयता की उसकी जरूरत है। और अंतिम में के जो शासन है, देखते नहीं अभी नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो क्या हुआ कि सभी जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। काहे खाली कोयरी कुर्मी को ही शामिल कर देते। या मान लिया जाए तेजस्वी यादव है तो दोनों मिल करके बोलते खाली कोयरी कुर्मी और ग्वाला बनाएंगे, बाकी को नहीं लेंगे। अगर ऐसा करते तो कर सकते थे, पावर था उनके पास, लेकिन फिर उनका सरकार सार्वभौम नहीं कहलाती। और जब इलेक्शन की बारी आती तो जिनको जिसको मंत्री नहीं बनाया है वो सब वोट नहीं देता, हार जाते। तो शासन चाहे राजतंत्र का हो या लोकतंत्र का हो, अगर सार्वभौम है तो वो बहुत दिनों तक चलता है, उसका पतन नहीं होता। तो मुगल इस बात को जानते थे कि हमें अपना शासन सार्वभौम बनाना है। अगर सार्वभौम बनेगा तभी जो है ये लंबे समय तक चल सकता है। और राजतंत्र में सार्वभौमिकता का मतलब क्या है कि जिस जगह पर शासन कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय वर्ग उस शासन में शामिल हो। तो ये सभी परिस्थितियों के अंतर्गत अब उसके पास यही एक उपाय बचा था कि अपने राजपूत नीति के साथ वो माने अकबर जो है वो सहयोग की नीति अपनाए। क्या मतलब उनको दोस्त बनाए, ठीक है। लेकिन अकबर ने सिर्फ सहयोग की ही नीति नहीं अपनाई, ठीक है। जिस राजपूत रियासतों में मित्रता चाहिए, रियासत में मित्रता चाहिए, उन राजपूत रियासतों के साथ सहयोग की नीति अपनाई, ठीक है। और आगे कि जिसने शत्रुता की नीति अपनाई, जिस राजपूतों ने शत्रुता की नीति अपनाई, यानी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, उसके साथ अकबर ने युद्ध नीति का अवलंबन किया। अवलंबन माने पालन किया। इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रता एवं युद्ध नीति का पालन अब देखिए शत्रुता और युद्ध नीति ये दोनों कैसे, जब ये अनिवार्य था अकबर के लिए तो एक ही सहयोग की नीति अपनाता, जो नहीं मानता उसको जाके समझाता, उसे युद्ध नहीं करता। तो इसके लिए राजपूत डायनेस्टी के अलग अलग डायनेस्टियों के परिवेश जिम्मेदार। राजपूत एक शक्ति के रूप में उभरे थे, लेकिन राजपूतों की जो उदय का सिद्धांत था, जिसको हम लोग अभी अभी कहा कि मिश्रित उदय का सिद्धांत, मिक्स्ड ओरिजिन ऑफ राजपूता, जिसको बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये किसी एक जाति विशेष से उभर कर नहीं आए। जो क्षत्रिय थे
वो अलग राजपूत थे। जो जनजातीय पृष्ठभूमि से उभर कर आए थे वो अलग राजपूत थे। जो अर्थव्यवस्था के संपन्न होने के कारण राज सत्ता भोग कर रहे थे वो अलग राजपूत थे। कुछ ऐसे भी राजपूत थे कि जो सामंती पृष्ठभूमि से उभर करके सामने आए थे। तो अब राजपूत एक जाति के रूप में उभरी, लेकिन राजपूत जाति का जो उदय था वो एक रूप नहीं होने के कारण हर वंश के समक्ष जो था वो शत्रुता का संबंध पाया जाता था, मित्रता का संबंध नहीं पाया जाता। और 750 के बाद जो राजपूत एरा कहा जाता है, इसीलिए भारत राजनीतिक विखंडता का शिकार हुआ। भारत कभी एक नहीं हुआ और ये लोग भी युद्ध करते करते थक चुके थे। तो उनके पास भी ये आकांक्षा थी कि कोई ऐसी शक्ति हो जो राजपूतों के बीच हो रहे युद्धों को जो है वो समाप्त करे। तो जिनके पास ये परिवेश था, जिन राजपूत वंशों के पास, उन्होंने फौरन मुगलों से संधि कर ली, समझौता कर ली, यहां तक कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और जिनके साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, एक लंबा संघर्ष किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो था वो मेवाड़ का है। बात समझ में आ रही है? तो अब राजपूतों में भी दो कैटेगरीज हो गई। तो फिर राजपूत में के प्रति अगर अकबर एक प्रकार की नीति अपनाता तो सफल नहीं होता। तो इसीलिए सहयोग और युद्ध दोनों की नीति अकबर ने अपनाई। जो राजपूत रियासत सहयोग के लिए तैयार थे, मित्रता के लिए तैयार थे, उनके साथ अकबर ने कोई युद्ध नहीं किया, उनको अपने मनसबदारी में शामिल किया और उनके साथ मित्रत्व व्यवहार किया, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आपको इतिहास में गलत पढ़ाया जाता है। ये एक साजिश के तहत था कि सिर्फ राजपूतों की लड़कियां मुगलों के यहाँ गई। वास्तविकता यह है कि मुगल लड़कियां भी राजपूतों के यहाँ गई। आपको हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए ये एक गलत हिस्ट्री प्रस्तुत की जाती है। अगर आप इतिहास में अंदर गोता लगाएंगे तो पाएंगे कि ये वैवाहिक संबंध जो था वो स्वेच्छा पर आधारित था, कोई जबरदस्ती लादा गया नहीं था। हम आगे में आपको दिखाएंगे अकबर के समय में जो शुरुआत हुआ कि किस तरीके से विवाह संबंध हुए। तो इसमें सिर्फ राजपूतों की लड़कियां मुगल हरम में गई ऐसी बात नहीं थी, मुगल लड़कियां भी राजपूत हरम में गई। जानबूझ करके वेस्टर्न जो राइटर्स हैं वो इसको लिखते हैं कि हम आज भी इसको लिखें ताकि हिंदू जो है वो ज़्यादा गुस्सा में आए और मुसलमानों के बीच उसके संबंध जो है अच्छे नहीं बने। इतिहास को नवीन दृष्टिकोण से और अच्छे दृष्टिकोण से देखना आपके लिए काफ़ी ही अनिवार्य है। आप देखते हैं ना किताब में क्या, तो हरखा भाई ने शादी कर लिया, जोधा भाई ने शादी कर लिया, और अकबर की बेटी शादी की राजपूतों से, उसका कई किताब में कोई वर्णन नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई हिंदू आज के युग में अगर पढ़ता है तो उसको इंटरनली खराब लगता है। ये तो छोड़ दीजिए, जाति विशेष का, कोई उच्च जाति का हिंदू है और कोई निम्न जाति का है, अगर मतलब ये उच्च जाति वाला हिंदू जो है वो अगर अपने से उच्च जाति वाला हिंदू की लड़की से शादी कर लिया तो उसको खराब लगता है। तो फिर हिंदू मुसलमान की बात होगी तब तो और खराब लगेगा। तो आपको इस वैवाहिक संबंध को एक नए दृष्टिकोण से, नए एंगल से देखने की जरूरत है कि ये दोनों जातियों के बीच स्वेच्छा से किया गया विवाद। और ये कोई नई बात नहीं थी, शासक वर्ग में इस प्रकार के वैवाहिक संबंध प्राचीन काल से होते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई? तो हेलेना से हुई। कौन था ये? कौन थी ये? तो सेल्यूकस की पुत्री थी, जिससे लड़ाई हुई। जब समझौता हुआ तो अपनी पुत्री दे दिया उसने। और आज भी आप गौर से देखिएगा, इस दौर में भी जो शासक वर्ग होता है उस वर्गों में विवाह जो है राजनीतिक होता है, सामाजिक विवाह नहीं होता है। हमको किससे विवाह करने से फायदा हो रहा है तो हम उससे विवाह करें। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए कि ये बात तय हो गई कि अकबर ने जो राजपूतों के प्रति नीति अपनाई वो सहयोग और युद्ध दोनों का।
यानी मित्रता और युद्ध दोनों। अब देखिए आगे इसमें जो आपको हमको बात बतानी है कि इसके लिए अकबर ने राजपूत नीति में निम्न नियमों की घोषणा, यानी बजाते तौर पे उसने नियम बनाए, निम्न नियमों की घोषणा। ठीक है ना। उसमें पहला है कि राजपूत शासक को स्वराज की एक निश्चित रकम देनी होगी। राजपूत शासक को स्वराज की एक निश्चित रकम देनी होगी। ये पहला शर्त था, समझाते हैं आपको। दूसरा शर्त था कि विदेशी संबंध मुगल निर्धारित करेंगे। उसके बाद तीसरा था कि मुगलों को सैन्य सेवा देनी पड़ेगी। सैन्य सेवा राजपूत रियासत देनी, राजपूत रियासत देनी, ये तीसरा शर्त था। चौथा था कि राजपूत रियासत मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग हो। इसके बाद राजपूत रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। और तो ये समझौते में कुल 5 बातें जो है वो शामिल थी, जो राजपूत और मुगलों के बीच प्रगाढ़ संबंध बनाने में काफी सहयोग है। आपको गौर से देखना है। पहला कि राजपूत शासक को स्वराज की एक निश्चित रकम देनी है। अब यहाँ पर स्वराज शब्द को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यहाँ पर स्वराज का अर्थ हुआ अपना राज, यानी राजपूत वंश का, जिसके वो शासक थे जो वंश, तो उनकी जो टेरिटोरी थी, उस टेरिटोरी पर कोई समझौता मुगलों से नहीं हुआ। मतलब वो टेरिटोरी जो है वो राजपूत रियासत के पास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उस टेरिटोरी को राजपूत रियासतों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। उनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहेगा। वहां जिस प्रकार का शासन वो पहले से चला रहे थे, जो कानून वहां
लागू था, जो बुराजस्व की दर वहां लागू थी, यानी वहां की जनता को इस बात का एहसास नहीं था कि हम मुगलों के अधीन। जैसे पहले हमारा शासक राजपूत था, वैसे मुगल के आने के बाद भी उसकी जनता अपने शासक को देखती रही, समझती रही कि हमारा शासक है। तो मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध से उनके जो रियासत थे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं है। हाँ, बदले में प्रतीकात्मक रूप से कुछ रकम हर वर्ष जो है वो इस बात के लिए कि आप हमारे अधीन हैं जो है वो कुछ राजपूत रियासत भेंट या नजराना के रूप में दे दिया, कोई टैक्स के रूप में नहीं। अब जैसे ये तो हम लोग के बीच भी लागू होता है, दोस्ती है तो जो बहुत सा अच्छा जो दोस्त होता है वो गिफ्ट वगैरह देता रहता है एक दूसरे को। तो जो दोस्त गिफ्ट के सप्लाई करता है उसमें दोस्ती काफी मजबूत हो जाती है, और जो खाली गिफ्ट लेता रहता है तो उसकी दोस्ती टूट जाती है कि खाली देने वाला है। इसीलिए कहावत बन गया है कि दोस्ती बराबर वालों से होती है। दोस्ती अमीर गरीब के बीच मुन्ना भाई क्यों नहीं होती? इसी वजह से नहीं होती है कि दोस्ती में प्रगाढ़ता मजबूती तब आएगी जब दोनों पक्ष एक दूसरे को दे। तो गरीब आदमी तो अमीर आदमी को कुछ दे नहीं सकता, देगा भी तो उसके लायक नहीं होगा। इसलिए व्यवहारिक प्रक्रिया ये बन गया है कि अमीरी गरीबी के बीच कोई दोस्ती नहीं होती। आप इसको महसूस करते हैं कि नहीं? यहां तक कि अपना सगा संबंधी के बीच भी दोस्ती खत्म हो गई। तो ये कैसे था कि मुगल और राजपूत के बीच दोस्ती हो? तो स्वराज्य मान लिया गया और बदले में उसमें नजराना या पेशकश या गिफ्ट जो है वो हर साल देते रहते थे, जिससे राजपूतों की दोस्ती और मुगलों की दोस्ती जो है काफी। दूसरा कि जो राजपूतों के विदेशी संबंध थे वो अब मुगलों के हाथ में चले गए। यही वो पॉलिसी का हिस्सा था, या यही वो पॉलिसी की विशेष बात जिसके वजह से राजपूत मुगलों की तरफ आकर्षित हुए। क्योंकि राजपूतों का जो आपसी संघर्ष था वो संघर्ष उनको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था। जो भी राजस्व वसूल करते थे वो सब युद्धों में समाप्त हो जाता था। किला था उनके पास, ऊंचे स्तर पे रहते थे, लेकिन किला सुदृढ़ नहीं था क्योंकि पैसा ही नहीं। बड़े बड़े महलों, बड़े बड़े किलाओं का जो अस्तित्व आप देखिएगा तो ये मुगलों से संबंध बनाने के बाद ही वो बड़े बड़े किले और स्थापत्य आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका विदेशी संबंध का अर्थ क्या हुआ ये समझिए। अगर आज से तुलना कीजिएगा तो इसका मतलब कि अमेरिका, ब्रिटेन ये सब समझिएगा विदेशी संबंध। लेकिन उस समय का विदेशी संबंध अमेरिका, ब्रिटेन उनसे नहीं था। उस समय का विदेशी संबंध का मतलब हुआ कि एक राजपूत रियासत का दूसरे राजपूत रियासत, जैसे मान लीजिए बिहार में कोई राजपूत रियासत और बंगाल में कोई राजपूत रियासत, तो ये दोनों के बीच जो संबंध होगा वो उस पीरियड में विदेशी संबंध कहा जाता है। तो इस पर बैंड हो गया अकबर के द्वारा या मुगलों के द्वारा कि दो राजपूत रियासत अपना विदेशी संबंध खुद निर्धारित नहीं करेंगे। अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो उसका निर्धारण कौन करेगा? मुगल करेगा। तो इस वजह से हमेशा के लिए युद्ध बंद हो गई। जो 750 ईस्वी से युद्ध कर रहे थे वो अकबर के 1556 ईस्वी में शासक बनने के बाद वो युद्ध समाप्त हो गया। तो इस वजह से, इस दूसरे मुद्दे की वजह से जो है राजपूत रियासतें अपने बहुत सारी, आपको आगे की क्लास में दिखाएंगे, बहुत सारी रियासत में स्वेच्छा से अधिकता स्वीकार कर, कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ। बहुत सा हल्का फुल्का युद्ध हुआ और उसके बाद जो है वो स्वेच्छा से समझाने बुझाने से छुट्टी, तो फायदे की बात। तीसरा कि मुगलों की सैन्य सेवा राजपूत रियासत देंगी। अगर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है तो राजपूत रियासतों के पास सेना है, तो सेना का इस्तेमाल आप कहाँ कीजिएगा? आपका तो अपना झगड़ा खत्म हो गया। तो मुगलों ने कहा कि इस सेना का इस्तेमाल हम करेंगे, जब भी आवश्यकता होगा हम बोलेंगे तो आपको अपना सैनिक सेवा देना होगा।
इससे मुगलों को क्या लाभ हुआ भाई? मुगलों को ये लाभ हुआ कि एक बृहद सेना का बिना खर्च उठाए हुए हमेशा अवेलेबल था। नहीं समझ में? तो ये मुगलों को लाभ हुआ। उसके बाद राजपूत अपने आप को मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग मानेंगे। ये नहीं कि हम अलग देश हैं, बल्कि पूरा देश एक है। तो इस तरीके से एक राष्ट्रीय विचारधारा का उदय इस राजपूत नीति से हुई, जो कि पहले अनुपस्थित। उसके बाद राजपूत रियासतों के आंतरिक मामले में मुगल कोई हस्तक्षेप नहीं करे। उनका इंटरनल कोई प्रॉब्लम होगा, उसमें मुगल हस्तक्षेप नहीं करे। इससे राजपूत खुश हुए कि हमारी अपनी स्वतंत्रता बची हुई है, अब हम पर कोई आक्रमण भी नहीं करेगा, और मनसबदार हम बन जाएंगे तो हमको वहां से सैलरी भी मिलेगा। तो इस तरीके से राजपूत रियासतों के आय में इस संबंध से वृद्धि हुई, कमी नहीं हुई। एक तो उनके अपने रियासत का पूरा जब, अब प्लस जो मनसबदार होते थे, वो मनसबदार के वजह से या तो उनको कुछ जमीन मिल जाती थी या फिर हार्ड कैश सैलरी मिलता था। तो दोनों स्थितियों में उनके घर में और अतिरिक्त आय हो गई। फिर अगर राजपूत फौज लड़ने के लिए जा रही है और लूट का माल प्राप्त हुआ, तो खून से जो एक कर था, उससे राजपूत सैनिक लाभान्वित होते, क्योंकि उसका 4/5 भाग जो है वो सैनिकों के बीच बांटना होता था। तो इस तरीके से ये जो राजपूत पॉलिसी मुगलों की थी वो काफी सफल हुई। और इसको एक शब्द में अगर आप कहें कि जो अकबर ने राजपूत नीति अपनाई अपने शासनकाल में, वो एक प्रकार का परिसंघ था, या परिषद वर्मा का पढ़िएगा उसमें शब्द मिलेगा, एक प्रकार का कन्फेडरेशन था। जैसे अमेरिका वर्तमान समय में एक संघ है, कन्फेडरेशन है, तो अकबर ने उसी कन्फेडरेशन की नींव अपने शासनकाल में डाली। छात्रों, हमने जानबूझ करके इस क्लास को थोड़ा लंबा किया, सोच के आए थे कि एक ही में ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमने जानबूझ करके इसको लंबा इसलिए किया कि हम एक क्लास में राजपूत पॉलिसी पर डिस्कस करना चाहते थे, जो हमने आज किया। अब अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ये देखेंगे कि अलग अलग शासकों ने क्या क्या काम किए इस पॉलिसी के लिए, और तब आपको व्यवहारिक रूप से अकबर की या मुगलों की राजपूत नीति समझ में आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके दूसरे खंड के तहत सारे तथ्यों को समाप्त करेंगे। थैंक यू।